अब इसके बाद में अपन आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये सर्वप्रथम 1929 में हैंसी बेथी तथा बॉन वैन ब्लैक द्वारा इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया और इन्होंने बताया कि संकुल बनने में लिगेंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण बल होता है तथा इन संकुलों में बंधन की प्रकृति को आयनिक माना। NH3 CO जैसे उदासीन लिगेंडों के साथ इनका आयन विद्युत आकर्षण की परिकल्पना की। इन्होंने ये बताया कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। इसलिए क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले हमें सबसे पहले इसका मेन पॉइंट जो है वो है डी कक्षकों का योगदान, है ना। और डी कक्षकों का योगदान को पढ़ने से पहले हमें शेप ऑफ डी ऑर्बिटल को स्टडी करना पड़ेगा। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स में इन्होंने बताया कि डी कक्षक में 5 कक्षक होते हैं। वो होते हैं DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 एंड DZ2। यहाँ पर DXY, DYZ और DZX ये अक्षों के मध्य में अभिविन्यसित होते हैं और इन्हें हम T2G ऑर्बिटल कहते हैं। और अक्षों के दिशा में अभिविन्यसित होते हैं वो हैं DX2Y2 एंड DZ2। जैसा कि इस शीट में मैं बता रही हूँ कि पांचों डी ऑर्बिटल का शेप इस तरह से होता है, यानी पांचों डी कक्षा की ऊर्जा एकदम समान होती है। लेकिन जब ये संकुल बनाते हैं तो विभिन्न संख्या में विभिन्न दिशा में जब लिगेंड इनके निकट आते हैं तो ये EG और T2G कक्षों में स्प्लिट हो जाते हैं। इसके आधार पर कुछ पोस्टुलेट्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बनाए हैं। उन पोस्टुलेट्स में पहला पॉइंट हो जाता है कि लिगेंड जो है एक पॉइंट चार्ज है। नेगेटिव लिगेंड में एग्जाम्पल लें अपन साइनाइड लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड में अमोनिया वाटर लिगेंड, ये सब क्या है नेगेटिव लिगेंड की तरह बात करते हैं। और लिगेंड एक पॉइंट चार्ज की तरह बिंदु आवेश की तरह रूप में माना जाता है। और केंद्रीय धातु परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है और इनके बीच में कोई भी अंतरक्रिया यानी लोन इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नहीं होता। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। और अभी मैंने जैसे बताया कि पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के नहीं होते हैं, लेकिन संकुल बनाने के लिए जो ही लिगेंड इनके संपर्क में आता है इनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती और ये विभिन्न 5 कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें हम T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल कहते हैं। और चौथा पॉइंट इसमें यह है कि ये विभाजन के फलस्वरूप डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा वाले स्तर के हो जाते हैं, जबकि शेष कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इनके बाद इनके इलेक्ट्रॉनों का हुंस नियम के अनुसार इनमें इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। चूँकि T2G कक्षक यानी काफ़ी कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं, तो यानी इनमें के मध्य ऊर्जा की रिलीज़ होती है। उस ऊर्जा रिलीज़ होती है जिसके कारण कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है और इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। इसी में अपन आगे एक पॉइंट और ले लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन VBT एंड C50। तो VBT में लिगेंड धातु के मध्य उपसंयोजक बंध या सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जबकि CFT में ये बंध आयनिक प्रकृति का होता है। क्लियर हो गया ये अपने को कि अपन ने देखा है। सेकंड, VBT के अनुसार सारे डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, जबकि CFT के अनुसार डी कक्षकों के विभाजन से भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले EG व T2G कक्षक बनते हैं। VBT के अनुसार बंध सामर्थ्य के आधार पर संकुलों का स्थायित्व का निर्धारण होता है, जबकि CFT एवं CFC मानों में संकुलों का स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता है। VBT में सभी लिगेंड समान होते हैं, जबकि CFT में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। VBT में चुंबकीय व्यवहार की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाती, जबकि CFT में लिगेंड के प्रबल और दुर्बल के आधार पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता चल जाती है और हमें चुंबकीय व्यवहार का पता लग जाता है। इसी तरह से CFT में कलर का रंग व स्पेक्ट्रा की व्याख्या बहुत इजीली हो जाती है और ये DD ट्रांजिशन की वजह से होती है, जबकि VBT इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। VBT में वर्ग समतलीय संकुल DSP2 का संकरण का निर्माण होता है, जबकि CFT में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल संकुलों का निर्माण होता है और असफल प्रयास के कारण वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं।
थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता कानूरो बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल विद्युत उदासीनता का सिद्धांत की कमियों के बारे में पढ़ रहे थे। और उस कमियों में ये वाला एक 9th पॉइंट है कि संयोजिता सिद्धांत की सबसे बड़ी दुविधा है कि इसके अनुसार जब लिगेंड धातु या परमाणु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे तो धातु पर औपचारिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और धातुओं का ऋणावेश होता है तो उनका स्थायित्व घटता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे लें कि कोबाल्ट सेकंड का एग्जाम्पल है CuL6+2। तो यहाँ पर क्या हुए, 6 लिगेंड हुए। 6 लिगेंड कितने, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, मेटल आयन पर क्या चार्ज आ जाएगा, -6। अब इसमें कोबाल्ट पर कितना चार्ज है, +2, तो इसके टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -4। यदि मेटल पर -4 नेगेटिव चार्ज होता है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा। पर पॉलिंग ने ये, और इसमें साथ में क्या होगा, यदि डोनर सपोज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये डोनर इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी नेगेटिव चार्ज को स्थायित करेंगे तो संकुल स्थायी नहीं होगा। पर पॉलिंग ने सुझाव दिया कि वे संकुल स्थायी होते हैं जिन पर धातु की आवेश मात्रा शून्य के करीब होती है। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल शीट पे बनाया है, बेरिलियम H2 और बेरिलियम H2O6+2। इन दोनों को अपन देखते हैं तो इनके मेटल पर बेरिलियम पर जो चार्ज है -0.08 है एक पर, और एक पर है बेरिलियम -1.12। तो यानी -0.08 चार्ज नियर अबाउट 0 है, शून्य के नज़दीक है। तो ये कंपाउंड स्टेबल है, और वो कंपाउंड जिन पे ज़्यादा चार्ज होता है नेगेटिव वो अनस्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि बेरिलियम H2O6+2। तो इस तरह से ये चीज़ जो थी ये संयोजकता बंध सिद्धांत समझा नहीं पाया। दूसरा पॉइंट जो है संयोजकता बंध सिद्धांत का लास्ट पॉइंट जो है वो है कार्बोनिल्स। कार्बोनिल्स में क्या होता है, संयोजकता बंध सिद्धांत इस चीज़ को भी इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि संक्रमण धातु कई कम ऑक्सीकरण अवस्था वालों के साथ या कम ऋण विद्युतीय धातु परमाणु के साथ भी अपने कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, पर वे काफ़ी स्थायी भी होते हैं और कुछ स्थायी नहीं भी होते हैं। तो धातु कार्बोनिल का उन्होंने उल्लेख किया कि यहाँ पर क्या होता है, कार्बोनिल स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस किससे बनाते हैं, बैक बॉन्डिंग से। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, अपन ने पढ़ा है कार्बोनिल के स्ट्रक्चर्स में कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन यानी फिल्ड d ऑर्बिटल और वेकेंट d ऑर्बिटल, इसमें क्या होता है, धातुओं के भरे हुए d कक्षक और लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में बैक पाई बॉन्डिंग हो जाती है, और उसके कारण कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं और पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। पर इसको संयोजकताबद्ध सिद्धांत ने अनुनाद द्वारा समझाया है, पर इसकी स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाई।